Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों, केविन सर, बैक इन पर्सन ट्यूटर। स्टैंडर्ड 12th सिलेबस की पोएम्स हम अब कवर कर रहे हैं एंड इसी सीरीज में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू पोएम नंबर 2 दैट इज कीपिंग क्वाइट। आपको पता होगा सिलेबस थोड़ा रैशनलाइज कर दिया गया है, तो काफ़ी पुरानी पोएम्स जो है वो सिलेबस से हटा दी गई है, बट during my teachings in my school what I'm doing is I'm actually covering them all because what I feel is those poems also need to be considered somewhere somehow. और CBSE के जो important questions की जो list आई है recent years में, उसमें आपको बहुत clearly दिख जाएगा recent टाइम में आई एक महीने पहले कि उन exempted chapters के भी question answers हैं, so you never know. Anyways, Keeping Quiet is a poem written by Pablo Neruda. He was born in 1904, 1904 में पैदा हुए थे, आज से लगभग 100 साल से भी ज़्यादा पहले, and he died in 1973. इनका रियल नेम जो था वो था नेफ्ताली रिकार्डो रेइस बोसाल्टो. He was born in Parral, that is in Chile. नेरूदा की जो पोएम्स होती हैं वो ऐसी इमेजेस क्रिएट करती है जो कि बहुत इजीली लोग समझ सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी डालते हैं लेकिन लोगों को क्लियर पिक्चर दिख जाता है. एंड इनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में 1971 में. 1971 में ही बैग्ड हिज नोबेल इन लिटरेचर एंड 73 में सैडली पास्ड अवे, 2 साल बाद. ये जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, दिस इज ऑल अबाउट रिट्रोस्पेक्शन. ह्यूमन बीइंग्स की फीलिंग्स एक दूसरे के प्रति, इस नेचर के प्रति क्या है, कैसी होनी चाहिए, वो यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है. अब सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू, व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट. अब कीपिंग क्वाइट, इससे क्या समझ में आता है? चुप बैठ जाना. एक कॉमन स्टूडेंट के लिए ये जो फैक्शन रहेगा वो यही रहेगा था, इट इज to remain quiet. इसके आगे क्या ऑप्शन सीख करते हैं, इसके आगे क्या होता है वो हमें देखना है इस पोएम से. Now we will count to 12 and we will all keep still. He is very clearly saying, now we will count to 12 and we will all keep still. Now let's count till 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. इस बीच में दुनिया में क्या क्या बीत गया, आप इस बारे में सोचो. क्या क्या हो गया. Probably it took 12 seconds or 10 seconds to count till 12. लेकिन इन 10 seconds में वर्ल्ड में क्या क्या हो चुका है, that is what we need to retrospect. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Now, let's stop for 1 second and not move our arms so much. Line wise अगर explanation देखें तो the word is language. यहाँ language use किया गया है. Language का एक बहुत बड़ा deflection होता है दोस्तों. अगर आज मैं आपसे चाइनीज में बात करने लगूँ, रशियन में बात करने लगूँ, तो आप मेरी नेशनैलिटी वहाँ पे जज कर लोगे. You will call me a Chinese or a Russian. Or if I go ahead and start speaking in Spanish, so probably you will be calling me a person who hails from Latin America or Spain. तो इससे आप एक तरीके से मुझे जज कर रहे हैं कि मेरी नेशनैलिटी क्या है, मेरी एथनिसिटी क्या है. लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ और हो रही है. You are drifting me apart from you. You are an Indian. And probably like whoever students elsewhere who are looking at this video right now, they will say that I'm someone who is not from their ethnicity or not from their country. एक तरीके से barrier बन गया है. So please try to understand. Language creates separation somewhere somehow. He's saying for once on the face of the earth, इस 12 के count में हम क्या क्या नहीं करें. We should not speak in any languages. अलग अलग भाषा में बात करके अपने आप को एक दूसरे से अलग नहीं करें. Let's speak one language of unity and love and brotherhood.
Let's stop for 1 second and not move around so much. 1 सेकंड के लिए रुक जाओ, थोड़े से वक्त के लिए रुक जाओ, हाथ पैर पटकना छोड़ दो। दुनिया की इस दौड़ भाग में it happens that लोग अपनी चीजों को फुलफिल करने में इतने तल्लीन हो जाते हैं, they actually go ahead and they forget that हम अपने काम को कंप्लीट करने के चक्कर में कहीं किसी दूसरे का काम तो नहीं बिगाड़ रहे, कहीं किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कुछ पेन तो नहीं दे रहे हैं। This is what we actually do. Now, it would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Again, समझना। It would be an exotic moment. इसको अगर हम reverse way में देखें तो in a sudden strangeness, एक अजीब सा मौका होगा। देखिए, हमें आज लॉकडाउन क्रॉस करे लगभग 2 साल हो गए। To those students, I guess you are in 12th standard, so आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा लॉकडाउन का क्या मायना था। जो एक स्ट्रेंजनेस कॉज हुई थी, रोड पे किसी को नहीं देखना, सूनापन, खालीपन, बाहर नहीं निकलना, वो लाइफ जो होती है वो नहीं महसूस कर पाना, फ्रेंड्स के साथ बाहर बचपन में जो ग्राउंड में खेलने जाते थे, हालांकि कुछ भी करते थे, we were all limited to our homes, our cubicles, and all things was strange for us. यहाँ पे इसी चीज का एक कंट्रास्ट दिया गया है। It would be an exotic moment, एक ऐसा मोमेंट जो किसी ने फील नहीं करा। खूबसूरती बताई गई है, विदाउट रश, वो दौड़ भाग की जिंदगी जिसमें लोग पड़े हुए, they are rushing like angels। एक इंजन कांस्टेंट मोशन में लगा रहता है, ह्यूमंस भी उस कांस्टेंट मोशन में लगे रहते हैं। सुबह उठो, अपना काम पे जाओ, उसके बाद में घर आओ, खाना खाओ, सो जाओ। स्टूडेंट्स की लाइफ में सुबह उठो, अपनी स्टडीज करो, कोचिंग जाओ, मतलब स्कूल जाओ, स्टडीज करो, कोचिंग जाओ, घर आओ, कोचिंग जाओ, एंड देन इवनिंग में फिर थोड़ा पढ़ाई करो और फिर सो जाओ। एक मोनोटनी हो गई। इसका ये मतलब नहीं है कि पढ़ाई छोड़ दो, ठीक है, उसमें भी आता हूँ। वी वुड ऑल बी टुगेदर। इसमें होगा ये कि इस मोमेंट को हम लोग सब एक साथ मिल के जुड़ के रहेंगे, एंड दिस वुड बी, सिंस ह्यूमंस आर नॉट यूज्ड टू सच थिंग्स, इसलिए मैंने लॉकडाउन का एग्जांपल दिया था। इट वुड बी अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक अजीब सा एहसास होगा, बट इट वुड बी एक्सोटिक, इट वुड बी समथिंग दैट इज प्लेजेंट एंड गिविंग यू सम रिजॉइस, सम जॉय। Fishermen in the cold sea would not harm whales. अब यहाँ पे फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, इसके 2 मीनिंग निकलते हैं। यूजुअली जब मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ इन कैक्टस वर्ल्ड स्कूल वेयर आई एम एंगेज्ड राइट नाउ, जब मैं स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्शन करता हूँ तो होता ये है कि बताया गया है कोल्ड सी का जो मेटाफोर है, अब उसको समझना पड़ेगा, लेकिन यूजुअली बच्चे समझते हैं कि ठीक है फिशरमैन वेल को नहीं पकड़ेंगे। वेल्स का मतलब आपको मतलब पोलर कैप्स के आसपास जहाँ पे रहता है वहाँ पे वेल्स का बहुत वो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं उनका एक एनवायरनमेंट रहता है, एक हैबिटेट रहता है, तो वहाँ पे कोल्ड सीज के आसपास वेल्स मिलती है। वेल एक ऐसा जानवर है जो बहुत लार्ज होता है, यस, प्रोबेबली द लार्जेस्ट क्रीचर इन द वर्ल्ड। ये चीज बच्चों को समझ आती है, लेकिन अब इसका थोड़ा सा डेप्थ वाला मीनिंग समझो। देखो, फिशरमैन कौन होते हैं? मछली पकड़ने वाले बड़े बड़े ट्रेलर्स होते हैं जो एक साथ कितनी फिशेस पकड़ते हैं, दैट इज अनकाउंटेबल। एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, दैट इज अ स्कूल ऑफ फिश, कहते हैं, शोल भी कहते हैं। Large shoals of fish are captured in their nets and they are dragged about those trailers and then bought in the market. अब cold sea का मतलब समझो। cold sea का मतलब ये हुआ, ये वो जगह है, ये वैसा environment है जहाँ पर लोगों के दिलों में ठंडक है। Remember the poem Fire and Ice? Some say the world would end in fire, some say it would end in ice. Now, cold sea मतलब लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए गर्माहट नहीं है, वो फीलिंग्स नहीं है। तो एक ऐसी दुनिया जहाँ पे लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं है, जहाँ पे लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए वो थॉट्स नहीं रह गए, would not harm whales. A whale
दुनिया का प्रोबेबली लार्जेस्ट क्रीचर है, लेकिन व्हेल किसी भी दूसरे क्रीचर को हार्म नहीं करता है। यू नो दैट दे लिव ऑन प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, व्हेल उनको खा के जिंदा रहती है। और ये एनिमल किसी को भी नुकसान नहीं करता है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल वाइज कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बन गया, एक ऐसा संसार बन गया, दुनिया ऐसी हो गई है कि जो सबसे साइलेंट क्रीचर भी होता है, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, उसको भी हम कैप्चर करते हैं। यस, अगर आप गूगल करोगे, अगर आप विकिपीडिया देखोगे, आपको पता चलेगा दैट व्हेल्स आर बीइंग हंटेड। दे आर बीइंग हंटेड फॉर देयर फ्लेश, देयर मीट एंड देयर ऑयल्स। सो दिस इज व्हाट ही सेड। Next line में he's saying, and the man gathering salt would look at his hurt hands. अब इसका भी मीनिंग दो निकलते हैं। नमक बेचने वाले लोग जो होते हैं, कभी जाके देखिएगा, मतलब they get 10-20 bucks to fill up 10 like those big packets of salt pan में काम करते हैं, लेकिन काम करते करते ना उनके हाथ छिल जाते हैं। नमक, किसी जख्म पे नमक पड़ना क्या होता है नहीं होता है। इसका एक और भी, इसका अगर हम थ्योरेटिकल मीनिंग देखें, पोएटिक आउटकम देखें, तो हमें समझ में आएगा जो लोग प्रोबेबली पुअर ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कह सकते हैं, नमक बिनने का काम करते हैं, उनको भी थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा अपने टायरानिकल बॉसेस के ऑर्डर्स से थोड़ी सी सुकून, थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। वो अपने जख्मों को देख लेंगे, अपनी लाइफ को सुधारने की कोशिश कर लेंगे, उनको मौका मिल जाएगा टू टेंड टू देयर वुंड्स। उनके जो पेन्स हैं, उनकी जो सफरिंग्स हैं, उनको टेंड करने में उनको एक चांस मिल जाएगा। बहुत ही खूबसूरती के साथ बताया गया है। Now, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Those who prepare green wars with gas, wars with fire. अब green wars, again a word comes over here कि green wars क्या रहते हैं। अब देखिए, green wars के दो मीनिंग हुए हैं। एक मीनिंग हुआ कि लोग आज एक दूसरे के साथ wars with gas, wars with fire, ह्यूमैनिटी में बैटल का जो सिनेरियो है वो बदल गया। ह्यूमैनिटी में बैटल का सिनेरियो ये हो गया कि अब इंसान दूर बैठे बैठे आमने सामने की लड़ाई नहीं करता है, दूर बैठे बैठे ड्रोन वॉर्स शुरू हो गए, वो ट्रेंड आ गया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी डीपली, क्योंकि जब आप इन पोएम्स के आंसर्स लिखते हैं तो एज अ बोर्ड चेकर, मैं भी जब बोर्ड की कॉपीज चेक करता हूँ, वी वॉन्ट टू नो हाउ मच द किड्स हैव गॉन अहेड एंड अंडरस्टूड। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो NEP आई है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके तहत बहुत ही खूबसूरती के साथ बच्चों को एक चांस दे दिया गया है। नाउ यू डोंट हैव टू रटोफाई द थिंग्स, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू कॉम्प्रीहेंड एंड देन यू हैव टू गिव योर आउटकम। तो हम भी इसी चीज में FCE देते हैं, फॉर्मेट, कंटेंट एंड एक्सप्रेशन। इसके बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं। आपके आंसर का फॉर्मेट कैसा है, आपका कंटेंट कैसा है, उसके अंदर ग्रामेटिकल एरर, स्पेलिंग्स वगैरह नहीं है, और एक्सप्रेशन मतलब आपके थॉट्स, उसके मार्क्स रहते हैं। सो उसमें बताया, अगर आप लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दैट टुडे द वॉरफेयर हैज चेंज्ड, पीपल आर लाइक थ्रोइंग गैसेस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गैस वॉरफेयर हुए थे, क्लोरीन गैसेस एंड ऑल सॉर्ट ऑफ गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑल, हम जानते हैं। इसके अंदर आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे जर्मनी में, ऑस्ट्रिच एंड ऑल एरियाज में, उसके बारे में बताया गया है। वॉर विद फायर, फ्लेम थ्रोवर्स आ गए वियतनाम में, ये हमने देखा। दूसरी चीज इसमें ये भी कह सकते हैं, देखिए, लाइक दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, आज हम एक सोसाइटी को इरेडिकेट करने में कोई कोताही नहीं बरतते, मतलब कोई बिल्कुल जरा सी शिकन नहीं होती। लेट अस नोट, ग्रीन वर्ड से हमें याद आता है ग्रीनरी, दैट इज द फॉरेस्ट एंड ऑल एंड ऑल थिंग्स लाइक दिस। क्या हम लगातार अपने अर्थ पे से वो ग्रीनरी हटा नहीं रहे, और क्या उस ग्रीनरी के हटने से उससे जुड़े लाखों हजारों लोग जो है वो बेघर नहीं हो रहे हैं? दैट इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड ओवर। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स,
लेकिन इन वॉर्स का मतलब क्या है, इन जीतों का मतलब क्या है? You are winning, but there are no survivors left. Because one time what you are doing is you are actually eradicating the steps of humanity. The seeds of humanity are being removed. आप इसमें बहुत फेमस वाक्य याद करिए। सम्राट अशोका कलिंग पे वॉर करते हैं, जीतते हैं, लेकिन उसके बाद उनको जब दिखता है कि हे भगवान, ये हमने क्या कर दिया, हमने कलिंग जीतने के चक्कर में कलिंग की पूरी आबादी खत्म कर दी। उस वक्त सम्राट अशोका के मन में जो फीलिंग आई थी, जो दिल में जो घाव लगे थे, it changed it. We all know that. Exactly, these are the lines that explain victory with no survivors. Oh well. Would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. Would put on clean clothes. इनके कपड़े, जो लोग ये करते हैं, उनके कपड़ों पे दाग लग रहे हैं, उनके कपड़ों पे वो खून के छींटे पड़ रहे हैं। अब वो लोग भी while we count till 12 होगा, ये उनको एक टाइम मिलेगा खुद का रिट्रोस्पेक्शन करने का, इंट्रोस्पेक्शन कह सकते हैं, वो करने का, और वो अपने इस थॉट को क्लियर कर सकते हैं, वो अपने इन पापों को धो सकते हैं। एंड दे वुड बी वॉकिंग विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। काफ़ी काम करने के बाद, मेहनत करने के बाद, ग्राउंड में खेलने के बाद, स्कूल ग्राउंड में खेलने के बाद, जब पेड़ के नीचे बैठते हैं और ठंडी हवा का जो झोंका आता है उस छाँव में, कैसा लगता है? Many of you must have experienced this, almost all of you must have experienced it. वो thought यहाँ पे दिया गया है। What I want should not be confused with total inactivity. हाँ, ये भी कहा गया कि अब यहाँ कह रहे हैं कि जैसा मैंने आपसे कहा था, इसका भी मतलब नहीं पढ़ाई छोड़ दो। What I want should not be confused with total inactivity. Total inactivity मतलब कि भैया छोड़ दो सब काम धंधे, बैठ जाओ। अरे नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कुछ और चीज़ का। इसको इस तरीके से कंफ्यूजन में मत ले लेना कि काम छोड़ दो और बस जीना छोड़ दो, खाना पीना छोड़ दो, लाइफ के जो आपके जो डेली टास्क्स हैं, आपके जो एसेंशियल टास्क्स हैं, वो करना मत छोड़ देना। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। जिंदगी में जो टास्क्स हैं वो तो कंप्लीट करना। आई वांट नो ट्रक विद दैट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ छोड़ दो बैठ जाओ, अरे इंसान हिलेगा डुलेगा नहीं तो मर जाएगा। सो आई डोंट वांट टू गो अहेड एंड लाइक my word should not be taken in a wrong manner that leave everything and just sit down. Do the essential things. Don't leave them apart. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness. If we were not so single-minded about keeping our lives moving, हम आज अपनी लाइफ को बिताने के लिए, अपनी लाइफ को सैटिस्फैक्टरी बनाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए ऐसी चीजें करने लग गए हैं जिसमें हम ये नहीं देख रहे हैं कि प्रोबेबली हमारे एक्शन से किसी दूसरे को या तीसरे को हर्ट पहुंच रहा हो। हम इन चीजों को भूल जाते हैं, हम इन चीजों को बिल्कुल अपार्ट लेके चल रहे हैं, हमें ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। एंड फॉर वंस could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness. ये बहुत ही दुख भरी बात हो। It's a sad reality that people have actually gone ahead and become so self-centered. They've started thinking about themselves. They don't go ahead and think about the world out there, people out there, how they are living, what are their needs. We are so much busy and engulfed in the thought कि हम अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए, या हम बात कर सकते हैं उन लोगों की जो अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए दूसरों की लाइफ को एक लिविंग हेल बना रहे हैं। प्रोबेबली वो 12 सेकेंड्स का जो 10 सेकेंड्स 12 तक काउंट करने का जो साइलेंस है ना, जिसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो इस दुख भरी स्थिति से हमें बाहर निकाल देंगे। Of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. अरे हम ह्यूमैनिटी को ही नहीं समझ पा रहे हैं तो हम अपने आप को भी नहीं समझ पा रहे हैं एक तरीके से। अगर आप ह्यूमैनिटी को के पेन को, ह्यूमैनिटी की नीड्स को नहीं समझ पा रहे हैं एक दूसरे की, इसका साफ मतलब है कि आप खुद की भी नीड्स को नहीं समझ पा रहे हैं। नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक चैप्टर है, उसके अंदर बहुत क्लियरली कहते हैं द ऑप्रेसर
is also oppressed by a sudden torment. एक इंसान जो दूसरे के ऊपर अगर कुछ ऑपरेशन डाल रहा है तो वो इंसान खुद भी एक ऑपरेशन से दबा हुआ है. स्थिति इतनी दयनीय हो गई है. That is what he is saying. And perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. सीखना है तो इस अर्थ से सीखो. ऐसे आप एक जमीन का टुकड़ा देखोगे, आपको पूरा साइलेंस दिखेगा, कोई वहां पे मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन बिलो द layer of soil, if you plant a seed, the earth actually comes into action. उस seed को nutrition मिलने लगता है. earth उसको वो nutrition provide करती है. वो एक माँ की कोख की तरह, she actually goes ahead and nourishes that seed like a womb. यहाँ आपको दिखेगा total inactivity में भी कुछ चल रहा है. things are alive. ये हमें सीखना पड़ेगा. साइलेंट थॉट्स मायने रखते हैं, फीलिंग्स फॉर अदर्स मायने रखती है. नाउ आई काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो. अब यहाँ पे टाबिल नेरूदा इज सेइंग नाउ आई काउंट अप टू 12. मैंने इतना आपको बता दिया, अब मैं 12 तक काउंट करता हूँ. पहले स्टार्टिंग में कहा गया था यू काउंट अप टू 12 and then think what will happen. I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. And you think. And I will go and spread this message somewhere else. बहुत sweetly टाबिल नेरूदा ने इस पोएम के अंदर इंटरजेक्ट करा है that humans need to go ahead and start thinking about each other. Humans need to introspect their actions. They need to rectify what has been done wrong. अब अगर हम क्वेश्चन आंसर्स देखें इसके, तो क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव. तो आपको इस एक्सप्लेनेशन में बहुत सारे आइडियाज मिल चुके हैं कि जब हम थोड़ा सा चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, इस भागल दौड़ी वाली जिंदगी से जब निकल जाएंगे, एक मोमेंट ऑफ एक्सॉटिकनेस, एक स्ट्रेंज सडन स्ट्रेंजनेस जो कि कहा गया है, वो मोमेंट जब आएगा तो क्या क्या बदल सकता है दुनिया में. डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? नो, नॉट एट ऑल. आपको बहुत क्लियरली कहा गया है टोटल इनएक्टिविटी इज नॉट बीइंग यूज्ड ओवर हियर. व्हाट इज द सैडनेस दैट पोएट रिफर्स टू इन दिस पोएम? सैडनेस ये है दैट ह्यूमंस हैव स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट ईच अदर. सडन कोल्डनेस हैज कम. वेल्स वाला एग्जांपल ले सकते हैं. मतलब कोल्डनेस हैज कम. वेल से एक बहुत अच्छा explanation आता है. I had read it in a answer sheet also and yes, that was really brilliant reply. People, whales, big creatures, कुछ ऐसे लोग जो कि समाज में कुछ better करना चाहते हैं, they become huge characters. But what happens is they are pulled down. Talk about anyone. Talk about Mahatma Gandhi. Talk about yes, उनसे बड़ा एग्जाम्पल मैं नहीं ले सकता हूँ. नेल्सन मंडेला. What was done to him? Jailed Mahatma Gandhi. What was done to him? And what is being done to him? वो एक कोल्डनेस आ गई है, एक स्ट्रेंजनेस आ गई है, जिसको हम हमारे दिलों से नहीं निकाल पा रहे हैं. And that is the sadness. What symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? मतलब नेचर का क्या सिंबल दिया गया है पोएट द्वारा कि भैया स्टिलनेस में भी एक्टिविटी रहती है. तो अर्थ एग्जाम्पल जैसा कि मैंने आपको समराइज करके बताया था, वो आप यहाँ लिख सकते हैं. सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन एंड प्लीज डू कमेंट इफ यू नीड एनी सजेशंस और एनी एक्सप्लेनेशंस अबाउट अदर टॉपिक्स. Kevin is back at First Tutor. Thank you so much. Take care.